लोग आप आदेश करें तो सर हम लोग शुरू करें फिर। हाँ शुरू करिए, लेक्चर शुरू करिए प्लीज। ठीक है। आज हम लोग बात करने वाले थे जयप्रकाश नारायण जो है उनके द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था इंदिरा गांधी के विरुद्ध। उस आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जयप्रकाश नारायण जो है वो उनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को सिताब बियर में हुआ था। अगर कोई बलिया का होगा तो उसको पता होगा, बैरिया जो है बैरिया से 8-10 किलोमीटर पड़ता है। माझी एक जगह पड़ता है, वहीं पे है सिताब बियर। उसका आधा भाग बिहार में आता है और आधा उत्तर प्रदेश में आता है। बिहार के सारण में आता है और इधर बलिया में आता है। हर्षुदयाल श्रीवास्तव उनके पिताजी का नाम था। और ये पहली बार भारतीय इतिहास में, बात मत करिए, भारतीय इतिहास में पहली बार इनकी सक्रिय भागीदारी जो है 1934 में, जब कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस के अंदर एक नया दल बनता है जिसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहते हैं, 1934 में बनता है। उसके सक्रिय सदस्य रहते हैं। उसमें आप लोग के हॉस्टल के जो जिनका नामकरण हुआ है हॉस्टल का, वो भी है उसमें। आचार्य नरेंद्र योगी इसी में है, इसी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाले में है। उस समय ये भी थे। और जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ 1942 में, मात्र 40 साल उम्र थी इनकी, और भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन माना जाता है। इसको बंद करिए तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन माना जाता है। स्वतः स्फूर्त आंदोलन का मतलब होता है कि अपने आप चलने वाला आंदोलन। क्यों? क्योंकि जब आंदोलन शुरू हुआ अगस्त 1942 में, तो उनके शुरुआती दौर में सारे अंग्रेज पक्ति के जो नेता थे, आगे बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। समझ रहे हैं ना? जब बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो आंदोलन अपने आप चलने लगा। ये लोग उसमें जयप्रकाश नारायण थे, ये लोग भूमिगत रह करके और आंदोलन को जो है संचालित करने लगे। ये हजारीबाग जेल से दीवार फाड़ के भाग भी गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन आपने अगर पढ़ा होगा तो, भारत छोड़ो आंदोलन, तो ये सक्रिय रूप से भाग लिया उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन के जब बड़े नेता सारे गिरफ्तार हो गए थे, तो इन्होंने उसको कुछ समय के लिए संचालित करने का प्रयास किया। भारत की स्वतंत्रता के बाद इन्होंने विनोबा भावे के साथ ये जुड़े और भूदान आंदोलन और सर्वोदय आंदोलन में भाग लिया। भूदान आंदोलन मैंने आपको एक दिन बताया था, चर्चा किया था कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, आर्थिक संसाधनों का असमान वितरण था, उसमें भूमि भी था उस संसाधन में। तो भूमि का जो असमान वितरण था, किसी के पास सैकड़ों बीघा जमीन है, किसी के पास 1-2 जमीन नहीं है, उस असमान वितरण को खत्म करने के लिए विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया। इनके पास, जिनके पास बहुत ज्यादा भूमि थी, उनसे ये आग्रह किया गया गांधीवादी तरीके से कि आप कुछ भूमि जो है जो आपके उपयोग के अलावा उसको दान कर दीजिए। तो उस आंदोलन से जुड़े रहे और प्रखर गांधीवादी थे, विचारधारा से प्रखर गांधीवादी थे जयप्रकाश नारायण। और सर्वोदय आंदोलन से, सबका उदय हो, सबका विकास हो, इस आंदोलन से भी जुड़े रहे। बात करते हैं कि ये जेपी मूवमेंट शुरू कैसे हुआ, अब इसकी बात करते हैं। ये मैंने अभी तक जयप्रकाश नारायण की भूमिका बताई है कि भारतीय इतिहास में क्या इनकी सहभागिता रही है और भारत की स्वतंत्रता के बाद जो है कि क्या इनका योगदान रहा और क्या किया है। ये राजनीतिक रूप से सन्यासी जीवन व्यतीत कर रहे थे। 1971 हमें आपको ले चलते हैं हम। 1971 में क्या हुआ? 1971 बड़ा ही कांग्रेस के लिए बड़ा ही गरिमामयी साल रहा। 1971 में कांग्रेस की जो इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी, वो गरीबी हटाओ के नारे के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। समझ रहे हैं ना? उसी साल पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और इंदिरा गांधी ने अपने बल पे पाकिस्तान को 2 टुकड़े में बांट दिया। पूर्वी पाकिस्तान जब बांग्लादेश के नाम पे भाषाई आधार पर देश बना और पश्चिम पाकिस्तान दो भागों में टूटा। शिमला सम्मेलन जो 1972 में हुआ, उसमें भी इंदिरा गांधी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। समझ रहे हैं ना? यानी ये जो उत्कर्ष काल, इंदिरा गांधी के उत्कर्ष का काल ये माना जाता है 1971-72। ठीक, इसमें मतलब बहुत भारी जीत दर्ज की और साथ ही साथ पाकिस्तान को भी धूल चटाया और पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़ा उन्होंने। और बहुत सक्रिय सहयोग दिया बांग्लादेश के बनने में। ये सब चीजें हो रही थी। सरकार जब कई सारे निर्णय करती है और युद्ध हो रहा, सब कुछ हो रहा था, तो अचानक
सरकार ने ध्यान नहीं दिया और 1972-73 आते आते महंगाई में 20% का उछाल आ गया। महंगाई 100 रुपये का जो सामान मिलता था वो कितने का मिलने लगा? 120 रुपये का। 20% का उछाल आ गया महंगाई में, कि जो भी कुछ खर्च हो रहा था संसाधन उसको कहां से वसूलना था? जनता से तो वसूलना था। तो महंगाई बढ़ गई। महंगाई जो बढ़ी तो इसका सबसे पहला विरोध गुजरात में हुआ। गुजरात में 9 दिसंबर 1973 में इंजीनियरिंग के छात्रों ने मेस के चार्ज में वृद्धि कर दी गई 30% का। यानी 100 रुपये में जो पहले मेस का चार्ज होता था उनको 130 रुपया देना पड़ा। और उसके विरोध में उन इंजीनियरिंग के छात्रों ने गुजरात जो है महापरिवर्तन जो है कि वो सेना बनाई और विरोध करने लगे। उस समय चिमन भाई पटेल जो है गुजरात के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और आंदोलन इतना ज्यादा हुआ कि यह आंदोलन जो है वो 4 महीने तक चला, मार्च 1974 तक। समझ रहे हैं ना? और ये चिमन भाई पटेल की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा अंत में। और छात्रों की जीत हुई। जो मेस का चार्ज बढ़ाएगा तो उसको वापस लेना सरकार को, सरकार भी चली गई। चुनाव की नौबत आ गई। मार्च में अभी गुजरात का मुद्दा सुलझा ही नहीं था, तब तक बिहार में विरोध शुरू हो गया। बिहार में भी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी, इन 4 जो छात्र नेता थे, इन्होंने इन्हीं छात्रों के मुद्दे को लेकर के अब्दुल गफूर सरकार थी बिहार में उस समय। बिहार के मुख्यमंत्री कांग्रेस के अब्दुल गफूर थे। उनके विरोध में विरोध करना शुरू किया। उनकी क्या मांग थी कि मतलब हॉस्टल और मेस की जो चार्जेस हैं वो कम किए जाएं, शिक्षा सर्वसुलभ हो और शिक्षा सुलभ बनाने के लिए अधिक से अधिक सरकार सुविधाएं दे। ये कुछ मांगों को लेकर के इन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना शुरू किया बिहार विधानसभा में। जिसके कारण ये क्या हुआ कि आप लोग उधर चले जाइए भाई। क्या बता रहा था मैं? हाँ, तो बिहार विधानसभा का घेराव किया, उसमें गोली चलाई पड़ी, लाठीचार्ज हुआ और गोली भी चली, छात्र मारे गए। इन जो छात्र नेता थे, और ये देखिए चारों ऐसे छात्र नेता हैं जो आज भी बिहार की राजनीति में ये और इनसे जुड़े हुए लोग अभी सक्रिय हैं, उसी से आए हैं। 1974 में जो मार्च में आंदोलन शुरू हुआ था। और सरकार को ये सरकार इनकी मांग मानने के लिए तैयार नहीं थी। ये सोचे कि कोई बड़ा नाम होगा जिसके छतरी के नीचे हम लोग खड़े होकर के अपनी मांग रखेंगे तो शायद सरकार झुक जाए। ठीक, तो ये गए, उस समय मिलने गए जयप्रकाश नारायण से। और जयप्रकाश नारायण भी नाराज चल रहे थे इंदिरा गांधी और कांग्रेस से। उसी समय क्या हुआ था, इंदिरा गांधी ने संविधान संशोधन की नीयत से सुप्रीम कोर्ट के जो जजों की वरीयता क्रम था उसको तोड़ करके एएन रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था। तीन लोग वरिष्ठ लोगों को छोड़ करके एएन रे जो जूनियर थे उनको जो है कि मुख्य न्यायाधीश बना दिया सुप्रीम कोर्ट का। इसको लेकर के जयप्रकाश नारायण नाराज थे और कई बार बयान दिए थे कि कार्यपालिका को अपनी हद में रहना चाहिए। अगर वो न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप करेगी तो फिर वो लोकतंत्र की खूबसूरती है वो धूमिल हो जाएगी। ये बार बार बयान दे रहे थे और नाराज थे। जब सुशील मोदी, रामविलास पासवान, लालू और नीतीश कुमार जब मिलने गए, संघर्ष समिति बनाए थे, बिहार संघर्ष समिति नाम था इनके दल का, और ये मिलने गए तो उन्होंने कहा कि देखो तुम लोग का जो तरीका है वो हिंसात्मक है और हम हिंसात्मक तरीके में विश्वास नहीं करते हैं। अगर तुम हमारी इस बात को मानो कि तुम भी जो भी मांग करोगे, जो भी विरोध करोगे और हिंसात्मक तरीके से करोगे तो हम तुम्हारे मांग के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इन छात्र नेताओं ने इनकी मांग को मान लिया और फिर अब्दुल गफूर ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी को पत्र लिखा और कहा कि आप अब्दुल गफूर सरकार को बर्खास्त कर दीजिए और संपूर्ण मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दीजिए, जिससे कि हम आंदोलन नहीं करेंगे और जो आंदोलन हो रहा है उसको वापस करा लेंगे। ठीक, इंदिरा गांधी ने कहा जयप्रकाश नारायण से कि मैं एक जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को कैसे बर्खास्त कर सकती हूँ? क्या मुझे इस बात का अधिकार है? आप जो काम हमसे करने के लिए कह रहे हैं, क्या मैं उसको करने के लिए सरकार को कैसे बर्खास्त कर सकती हूँ?
की तलखी इतनी बढ़ती गई, इंदिरा गांधी ने, उस समय उड़ीसा के चुनाव हो रहे थे राज्य के, इंदिरा गांधी ने तमाम चुनावी सभा में कहा कि जो ये जयप्रकाश नारायण हैं, ये पूंजीपतियों से पैसा खाते हैं, ये पूंजीपतियों के दलाल हैं और उनकी दलाली करते हैं ये, और जो है ये सरकार को झुका करके उनको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जब ये बात उनको पता चली तो उनको लगा कि मैंने अपने सर्वस्व जीवन समर्पित कर दिया समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और हमारे ऊपर, हमारी लड़की की उम्र की जो एक महिलाएं वो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है इस तरह का, क्योंकि मैंने कोई पैसा कभी नहीं खाया है। तब इन्होंने कहा कि नहीं, अब बदलाव पूरी तरह होना चाहिए, नींद लग रहा है, पानी दें। तब इन्होंने कहा बदलाव जो है वो पूरी तरीके से होना चाहिए। अब इन्होंने एक नारा दिया, उसका नारा क्या था? संपूर्ण क्रांति। इन्होंने कहा कि 7 तरह के बदलाव होने, कहा कि जो हमको स्वतंत्रता मिली है तो बदलाव, क्रांति मतलब बदलाव, कहा कि पूरी नहीं, उसमें 7 तरह के बदलाव की बात किया उन्होंने। कहा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, सारे तरह के जब बदलाव हो जाएंगे तब जाकर के हम जो है समरस समाज की स्थापना कर पाएंगे। और उसी समय क्या हुआ, इंदिरा गांधी के ऊपर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक केस चल रहा था। इंदिरा गांधी ने लोकसभा के चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीता था, और राजनारायण जो इंदिरा गांधी के प्रमुख प्रतिद्वंदी से जो हार गए थे वो केस कर दिए थे। और स्थिति ये थी कि इंदिरा गांधी का वो निर्वाचन रद्द होने के कगार पे था। अगर इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द हो जाता तो इंदिरा गांधी छोड़ना पड़ जाता प्रधानमंत्री पद। बात समझ रहे हैं ना? तो कई तरफ से इंदिरा गांधी घिरते जा रही थी, और जून 1975 में, मतलब 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान में, उसके बाद जो है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा वो किया, सभा की। जून में 25 को दिया दिल्ली में, और उससे पहले पटना में किया। और वहीं से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, कहा कि अगर तुम मानते हो जयप्रकाश नारायण की बात तो ये मेरा आदेश है। वहीं से उन्होंने सेनाओं को आदेश दिया कि अगर तुम ये मानते हो कि अगर कोई अधिकारी तुमको गलत आदेश दे रहा है तुम उसके आदेश को नहीं मान सकते हो, मना कर सकते हो। इंदिरा गांधी को लगा कि ये सीधे हमारा तख्ता पलटने की तैयारी हो रही है, क्योंकि अगर सेनाएं बात नहीं मानेंगी तो फिर तख्ता जो है क्या होगा, पलटा जा सकता है। तब इंदिरा गांधी के सामने और कोई चारा नहीं था, और उसी दिन, जिस दिन संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया और सभा हुई, उसी दिन रात में 12 बजे के बाद इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। कहा हम आपातकाल की घोषणा करते हैं, और जून 1975 से लेकर के 19 महीने तक, जनवरी 1977 तक इमरजेंसी हुई, 19 महीने तक भारत में इमरजेंसी लगा दी गई। ठीक है, आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल में कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो तुरंत खत्म हो जाते हैं, समझ गया ना? तो और ये जो इमरजेंसी था इसको 2 लोग चला रहे थे। वास्तव में चला रहे थे संजय गांधी, और मुखौटा था इंदिरा गांधी का, समझ गया ना? और जो भी कुछ डिस्टर्बेंस हुआ इस काल में, उसके बाद एक जनता दल प्रयोग हुआ। तमाम जो दल थे, क्योंकि अभी तक कोई भी गैर कांग्रेसी सरकार नहीं बनी थी, या अभी बहुत सारे दल ऐसे थे जिनको राजनीतिक मान्यता ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो अच्छी स्थिति नहीं मिल पाते थे। सभी दलों को एक छत के नीचे कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया। जो है जयप्रकाश नारायण ने, और चुनाव हुआ। चुनाव में मार्च, मतलब जनवरी में खत्म हुआ, इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, खत्म हुआ 77 में, और मार्च में चुनाव हुआ 1977 में। और इसमें 295 सीटें जीता जनता दल ने, और मोरारजी देसाई को 81 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बनाया गया। अब 81, 81। मोरारजी देसाई पहले कट्टर कांग्रेसी थे। आपको याद होगा कि जब राज्यों का एकीकरण चल रहा था भाषा के आधार पर, तो उसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। कई बार ये प्रधानमंत्री रहते हो गया। जैसे जब जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हुआ, जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, कई बार प्रधानमंत्री बनते रह गए थे, अपने आडवाणी जी की तरह। ठीक, तो 81 साल की उम्र में इनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और उस मंत्रिमंडल में कौन था? गृह मंत्री बने चौधरी चरण सिंह। ठीक, वो अजीत सिंह के
पिताजी, और विदेश मंत्री बने आपके अटल बिहारी वाजपेयी, और रक्षा मंत्री, हमको लग रहा रक्षा मंत्री, संचार मंत्री बने लाल कृष्ण आडवाणी। जो राजनारायण थे, राजनारायण इसी बेल्ट के नेता थे और उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया था, उनको स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। इस तरह से पहला गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना, तो बहुत दिन तक नहीं चल पाया, क्योंकि पहले मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री, फिर चौधरी चरण सिंह बने, और इनमें मुख्य उप प्रधानमंत्री दोनों सरकारों में बने। कांग्रेस के सरकार में उप प्रधानमंत्री ने मीरा कुमार के पिताजी, क्या नाम था, जगजीवन राम, वो कांग्रेस के समय में भी थे, और इन दोनों गैर कांग्रेस सरकारों में उप प्रधानमंत्री के पद पे रहे। और इस तरह से जयप्रकाश आंदोलन, जनता का प्रयोग ऐसे सफल हुआ। लेकिन 1900 ये इतना ज्यादा बदनाम हो गया जो जनता दल सरकार थी, इसने इंदिरा गांधी के ऊपर 2 मुर्गी और 4 अंडे चोरी करने का आरोप लगाया, केस किया। हाँ, इंदिरा गांधी के ऊपर मतलब सैकड़ों केस किया। उसमें एक केस ये था कि इंदिरा गांधी ने 2 मुर्गी और 4 अंडा चोरी किया है। ठीक, लोगों में इतना बुरा मैसेज गया कि ये सरकार जो है वो इंदिरा गांधी को बदनाम करने में लगी है। और तेल का दाम उसमें बहुत, सबसे ज्यादा तेल का दाम बढ़ा था, कड़वा तेल का दाम, सरसों का तेल का दाम। और 1980 में स्थिति इतनी खराब हुई कि जनता दल जो है वो सरकार चली गई, मात्र 3 साल के अंदर ही सरकार चली गई, और फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, लेकिन अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि बीच में इनकी हत्या हो गई। और इनकी हत्या के बाद 5 साल से पहले ही लोकसभा को भंग कर दिया गया, और इनके पुत्र जो है उतनी बड़ी बहुमत से आज तक कोई सरकार नहीं बनाया भारत में, लोकसभा के बाद चुनाव जीत करके, और जबरदस्त बहुमत से राजीव गांधी सरकार में आए। और फिर जो है कि इस तरह से जनता दल को एक और बार मौका मिला, किसकी सरकार में, बीपी सिंह 89 में, जब ये 85 में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी 1985 में, तो इतने आत्मविश्वास में थे कि इन्होंने 4 साल में के बाद ही चुनाव करवा दिया। 89 में, 90 में होना चाहिए चुनाव ना, 89 में करवा दिया। और इनके परम मित्र कौन, बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो परम मित्र थे, लेकिन वो जनता दल से वो चुन करके आए, और उन्होंने वो डायरी लेके, उसी में बोफोर्स वाला मामला आ गया, क्योंकि ये थोड़ा कम पढ़े लिखे, मतलब कम पढ़े लिखे करें, कम उम्र के थे, अनुभव कम था, इनको बोफोर्स मामला और मामलों में उलझा दिया गया, और इस तरह से राजीव गांधी चुनाव हार गए। 89 वाला बहुत बुरी तरीके से जनता दल सरकार आई, और जब जनता दल की सरकार गई, उसी में वो फिर चुनाव होने वाला था, तो वो गए थे तमिलनाडु चुनावी सभा करने के लिए, और उसी में इनकी हत्या हो गई थी उनकी, और उसके बाद नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बन गए थे। ये जनता दल की सरकार बनी 1989 में, फिर 2 प्रधानमंत्री बने, बीपी सिंह और चंद्रशेखर। ठीक, चलिए सर हमने समराइज कर दिया सर, आप कुछ आदेश करें सर, अगर कुछ, या फिर कुछ। सभी बातों को बहुत अच्छे से रखा। ये जो जेपी मूवमेंट है, ये भारत के इतिहास में एक बड़ा भारी, जिसे कहा जाए कि एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में इसे देख सकते हैं। आपने जयप्रकाश नारायण का बहुत अच्छा पूरा वर्णन किया, उनके बैकग्राउंड का, सिताब दियारा का। मैं तो सिताब दियारा गया हूं जब जयप्रकाश नारायण का 100वां वर्ष मनाया जा रहा था, उस समय भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत थे। वो बाबतपुर एयरपोर्ट पर आए हुए थे बनारस, किसी तरह से मेरा उनसे परिचय था। भैरव सिंह शेखावत ने हमसे कहा कि आप भी चलिए हमारे साथ जयप्रकाश नारायण के जन्मशती प्रोग्राम में। तो मैं गया था सिताब दियारा, और आपने सही कहा कि ये जो कुछ जो है वो इनका बिहार में है, और कुछ उत्तर प्रदेश में बलिया से वहां जाते हैं। हम तो हेलीकॉप्टर से गए थे। तो जयप्रकाश नारायण के पूरे व्यक्तित्व को बहुत गंभीरता से विचार करने से, कैसे वो अमेरिका गए और पढ़ करके अमेरिका से भारत में आए, फिर महात्मा गांधी के शिष्य हुए, उनके आश्रम में रहे, उनकी श्रीमती जी प्रभावती देवी उनके आश्रम में रहीं,
एक गांधीयन ट्रेनिंग थी इनकी। और आजादी के संघर्ष में आपने बड़ा अच्छा बताया कि कैसे ये 47 आंदोलन में हजारीबाग जेल में थे और वहां से कैसे जेल को फांद करके भागे और नेपाल वगैरह में रहे और वहां से आंदोलन चलाते रहे। और बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इनके प्रति बहुत ही स्नेह का भाव रखते थे और उन्होंने इनसे जो है वह यहाँ तक ऑफर किया जयप्रकाश नारायण को कि आप मेरे मंत्रिमंडल में आप शामिल होइए। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हम जो है वह उन्होंने कहा कि हम शामिल नहीं होंगे। और जैसा आपने कहा कि वो भूदान आंदोलन से और खास तौर से विनोबा भावे से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने बिहार को चुना, अपने बिहार में एक सर्वोदय का प्रोग्राम करने के लिए चुना और गांव वगैरह में बहुत से काम किया उन्होंने। और एक खास तरह की उनकी संस्थाएं भी आई अस्तित्व में, जो गांधी शांति प्रतिष्ठान, और कहते हैं कि एक संस्था उनकी एवार्ड करके थी, AVARD, एसोसिएशन ऑफ वॉलंटरी एजेंसीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो इस तरह से सर्वोदय और ये सभी संस्थाएं जो है उनकी काम कर रही थी। इस बीच में कुछ ऐसा होता है कि जयप्रकाश नारायण की जो भी संस्थाएं थी वो विदेश से भी फंडेड थी और उनके इंक्वायरी जो है इंदिरा गांधी ने कराया 1971, 72 की बात है, और एक आयोग बनाया, इंडियन पार्लियामेंट से आयोग बना, पुरुषोत्तम कुदाल नाम था उनका, जो आयोग के अध्यक्ष थे। और उस आयोग ने, जिसमें कि उस समय के जो लोग हैं और जो राइटिंग्स हैं, अखबारों की रिपोर्ट है कि उसमें लोग बहुत रुचि नहीं ले रहे थे कि ये तो ऐसे ही विच हंटिंग कहते हैं, ऐसे फंसाया जा रहा है जयप्रकाश नारायण के संगठन को। तो उससे जयप्रकाश नारायण बड़े आहत महसूस किए और उस आहत महसूस करने में जयप्रकाश नारायण का और इंदिरा गांधी और जवाहरलाल का बड़ा नजदीकी का संबंध था इन लोगों का। और आप मुझे 4 बजे फोन करें, मैं क्लास में हूं अपने। तो जयप्रकाश नारायण एक तरह से, एक जयप्रकाश और इंदिरा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का क्या कारण था, तो एक इस बात को जो है उठाते हैं लोग कि कैसे यह एक ऐसी कॉन्फ्लिक्ट थी जिसमें फिर जयप्रकाश नारायण ने थोड़ा एक ऐसे वातावरण में वो बुरा माने, बहुत बुरा माने। और अगर देखा जाए तो एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण ने भी एक तरह का एक आंदोलन प्रारंभ किया और उसमें उन्होंने जो संपूर्ण क्रांति शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो उस तरह का प्रयोग करते हुए किताबें भी लिखा, जो BHU के लाइब्रेरी में 4 वॉल्यूम में आपको पतली पतली किताबें हैं, टोटल रिवोल्यूशन के नाम से वो मिल जाएंगी। और उसमें उन्होंने कोई बहुत ऐसी गंभीर बातें, उस समय लोग ये सोचते थे कि कोई, चूंकि ये थोड़ा सोशलिस्ट हैं तो कोई मार्क्सवादी बात कहेंगे, तो उस तरह की कोई बात वो मार्क्सवाद से संबंधित बातें नहीं कहे, एक बड़ी नैतिक बात ही उठा करके रखे जो गांधीवादी तरीके की थी। और उस समय के पत्रकार लोग जब पूछते थे जयप्रकाश नारायण से कि क्या है संपूर्ण क्रांति के माने आपका, तो उसको स्पष्ट रूप से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते थे। अब ऐसे में ये, जैसा कि डॉक्टर सत्यपाल ने बताया कि एक खास किस्म का जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश का जो आजादी हुई, उसमें 1 करोड़ रिफ्यूजी इंडिया में आए
और उन रिफ्यूजी के आने से भारतवर्ष में बड़ी महंगाई आई, बहुत टैक्स लगे उस समय का। देखेंगे आप तो सरकार को टैक्स बढ़ाने पड़े। और ऐसे ही दौर में 1973 को भी अगर आप याद करें तो उस समय एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी कहते हैं, ओपेक कंट्रीज, इन लोगों ने तेल का बहुत अधिक दाम बढ़ा दिया। तेल का दाम बढ़ाने के चलते भारत में बहुत तगड़ी महंगाई आई। और ऐसे महंगाई के वातावरण में जो बच्चे लोग भोजन करते हैं, जो मेस वगैरह चलते हैं, उसमें भी खाने वगैरह बहुत महंगे उत्पन्न हुए, वो खाने बहुत महंगे होने लगे। ऐसे में जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कैसे गुजरात में जो है बच्चों का आंदोलन चला, लड़कों का, उसमें वहां के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, चिमन भाई पटेल को। और उसी तरह से कैसे बिहार में भी एक आंदोलन चला, जो अब्दुल गफूर वहां के मुख्यमंत्री, कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, उनके विरुद्ध भी एक भ्रष्टाचार का वातावरण बना करके कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ऐसे करके आंदोलन चलाया गया। और उसमें यहां तक जयप्रकाश नारायण ने ही ये सब नारा दिया, राइट टू रिकॉल शब्द का प्रयोग किया कि अगर आप चुनाव जीत करके 5 साल के लिए गए हैं तो इसका मतलब नहीं कि आप 5 साल विधानसभा में बैठे रहेंगे या लोकसभा में। जनता को यह अधिकार है कि आपको वापस बुला सकती है अगर आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। तो ये एक भ्रष्टाचार का वातावरण बता करके, और जो पटना यूनिवर्सिटी के उसमें प्रेसिडेंट लालू यादव थे, और लोग भी जो स्टूडेंट थे जिनका कि नाम आपने लिया, कि जो रामविलास पासवान थे या नीतीश कुमार थे या आपके सुशील मोदी वगैरह का नाम लिया, और दूसरे जगहों से जो है शरद यादव वगैरह जबलपुर के विद्यार्थी थे, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भी बहुत से विद्यार्थी उसमें शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आनंद कुमार करके थे जो बीएचयू के भी स्टूडेंट थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण के साथ वो जुड़े रहे। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भी वो अध्यक्ष थे। लेकिन जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौर में आनंद कुमार अमेरिका चले गए और इमरजेंसी वगैरह में जेल नहीं गए। तो ऐसे बता रहे हैं, आपको सूचित कर रहे हैं ये बात। तो ऐसे सब पूरे वातावरण में जयप्रकाश नारायण का जो कुदाल आयोग था, जिसने उन पर एक खास किस्म की इंक्वायरी किया, जिससे कुछ रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसमें अब जयप्रकाश नारायण अपमानित हुए। और इसी अपमानित होने के परिप्रेक्ष्य में वो कदम कुआं नामक जगह में रहते थे पटना में, तो वहां बच्चे लोग गए भी, विद्यार्थी लोग, कि आप आंदोलन में भाग लीजिए और ये जो भ्रष्टाचार सरकार है उसके खिलाफ आप आइए, तो हम लोग आपके साथ हैं। और जयप्रकाश नारायण को भी ये लगा कि इंदिरा गांधी जो इतना सन 71 में इंदिरा गांधी के मन में एक खास किस्म का, अगर कोई चाहे तो कह सकता है कि एक घमंड था। सन 71 के जनवरी महीने के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कुछ ऐसे नारे दिए, वो कहते हैं इंदिरा हटाओ, मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, समाजवाद लाओ, गरीबी हटाओ, ऐसे करके उन्होंने सब नारे दिए। और उसके पहले उन्होंने कुछ ऐसे प्रगतिशील कदम उठाए, ये चंद्रशेखर वगैरह थे और कुछ कम्युनिस्ट लोग थे, ये लोग इंदिरा गांधी के साथी थे, युवा तुर्क कहलाते थे। जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके अपनी एक छवि कि हम राष्ट्रीयकरण करने वाले एक प्रगतिशील हैं, बैंक पूंजीपतियों का है, वो सरकार राष्ट्रीयकरण करके जनता के हित में बैंक का प्रयोग करेगी। और इसी संदर्भ में प्रीवी पर्स, इंदिरा गांधी ने राजाओं को जो प्रीवी पर्स दिया गया था जो भारत में विलय किए थे, उनको समाप्त कर दिया इंदिरा गांधी। तो एक ऐसा कोल इंडिया वगैरह का जो है नेशनलाइजेशन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर से ले लिया, एक नेशनलाइजेशन, गरीबी हटाओ, समाजवाद लाओ, इन सब का नारा दे करके सन 71 के जनवरी में जो चुनाव होता है, उस चुनाव में इंदिरा गांधी बड़े बम्पर 2/3 बहुमत से चुनाव जीतती है और पूरा विपक्ष जो है वो हारता है। यद्यपि अगर उस समय का परसेंटेज ऑफ वोट कैलकुलेट करें तो इंदिरा गांधी एक 45% 46% वोट पाती है कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया में। इसके माने हो कि बाकी वोट तो विपक्ष के पास था। विपक्ष के लोग भी लगा के रे इंदिरा तो सबको हरा दी, अब इनके लिए भी एक वातावरण बन के इनको हराया जाए। तो पूरा जो उस समय का विपक्ष था, जो कि कई टुकड़ों में बटा हुआ था, उसमें जनसंघ पार्टी थी, उस समय जो है वो आपके संगठन कांग्रेस मुरारजी की पार्टी थी, सोशलिस्ट लोग थे,
राजनारायण वगैरह सोशलिस्ट पार्टी के थे, और ये आपके जो अपने चरण सिंह साहब थे, ये एक खास किस्म से भारतीय किसान दल वगैरह, बीकेडी वगैरह, या इस सब के बैकग्राउंड से उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे। खासतौर से 71 में ये समृद्ध सरकार बनी थी, उसमें चीफ मिनिस्टर भी थे चरण सिंह जी। तो इस तरह से कई लोग का समूह मिल करके इंदिरा गांधी को पछाड़ना चाहता था, और इंदिरा गांधी बड़ी एक हीरोइन की तरह से, एक वीरांगना की तरह से पूरे देश में उभर करके आती है। खास तौर से सन 71 के 3 दिसंबर से 17 दिसंबर के जो बैकग्राउंड होता है, जिसमें बांग्लादेश आजाद होता है, और उससे बड़े लोग जो है उनको बहुत बहादुर के रूप में, इवन अटल बिहारी वाजपेयी को कहा जाता है कि उन्होंने उनको दुर्गा और क्या क्या कहा। जिसको अटल बिहारी का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने कभी नहीं कहा उनको दुर्गा। बहरहाल जो भी हो, और उसमें कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे देवकांत बरुआ असम के थे। बाई चांस मैं देवकांत बरुआ से मैं मिला हुआ था, तो देवकांत बरुआ ने उस समय एक नारा दिया, 71-72 में ही, 72 में नारा आया कि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया, तेरे सुबह की जय, तेरे शाम की जय, तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। इस तरह से इंदिरा गांधी का जो, जिसको कि एक समय पार्लियामेंट में बहुत से लोग कहते थे गूंगी गुड़िया है, तो पहली बार प्रधानमंत्री हुए तो उनको गूंगी गुड़िया कहा, ये बोलती नहीं, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। तो ऐसी ये गूंगी गुड़िया, जितने ताकतवर के साथ उनको इतनी तारीफ मिली चारों तरफ, और उनकी बड़ी चापलूसों ने इतनी तारीफ किया कि उनका अहंकार थोड़ा बढ़ गया, और उस अहंकार में वो एक ऐसे व्यक्ति से टकरा गई, जयप्रकाश नारायण, जो कि बाद में जब इंदिरा गांधी चुनाव हारने के बाद जयप्रकाश नारायण से कदम कुआं मिलने गई, 77-78 की बात होगी, तो जयप्रकाश नारायण और इंदिरा गांधी दोनों रोने लगे। और जयप्रकाश नारायण ने कहा कि इंदु, मैंने तुम्हें गोद में खिलाया है, और जो भी हुआ, जो परिस्थितियां हुई, फिर उसके बाद देखते हैं कि आप 77 से 80 के बीच का जब आप अध्ययन करेंगे तो एक बेलछी कांड होता है। बेलछी, बिहार में हरिजन लोगों को मार दिया जाता है, और उसमें इंदिरा गांधी उसके संदर्भ में वहां पहुंचती हैं। हमें लगता है जहानाबाद या कोई ऐसा जिला है जहां पर इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़ करके पहुंचती है सन 78 में। तो उस पर जयप्रकाश नारायण से कोई पूछता है कि इंदिरा गांधी का राजनीतिक भविष्य क्या है, तो जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि नहीं, अब तो रिवाइव कर गई, वो रिवाइव कर गई, और वाकई रिवाइव करती है। देखते हैं अब 80 में फिर अगेन। बेलछी जगह थी जी, बेलछी, बेलछी सर, बेलछी बेलछी था, और हमें लगता है औरंगाबाद जिले का था, क्या शायद औरंगाबाद जिला, बेलछी। वो हरिजन लोगों को जला दिया गया था, तो उसमें इंदिरा गांधी हाथी पर बैठ करके वहां पहुंची थी। वो तो एक है प्रसंग। मुख्य बात यह कि जयप्रकाश आंदोलन, जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो चल रहा था, उसमें जयप्रकाश और इंदिरा के बीच की जो अरिथमेटिक्स है, जो गणित है, जो केमिस्ट्री है, वो कैसे खराब होती है। दोनों जो कि एक दूसरे को इतना मान्य, एक परिवार जैसे लोग थे। कई बार प्रभावती देवी वहां पर रह रही थी आपके महात्मा गांधी के यहाँ, वहीं जवाहरलाल भी थे। पूरा मतलब एक पारिवारिक संबंध था इन लोगों के बीच में। ऐसे सब वातावरण में जयप्रकाश इतना नाराज हुए कि उस नाराजगी में इस तरह का वातावरण आया। मुझे आज भी याद है कि सन 74 में राजा राम मोहन राय में जयप्रकाश नारायण आए थे। राजा राम मोहन राय छात्रावास में, मैं भी उस विद्यार्थी था। तो जयप्रकाश नारायण बहुत करीब 50 लोगों के बीच में भी बोलते थे। जयप्रकाश नारायण के लिए एक, या पूरे जयप्रकाश मूवमेंट को सबसे बड़ा जो समर्थन मिलता है, वो मिलता है 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जगमोहन लाल सिन्हा, जो वहां पर जज थे, सिंगल जज थे, उनके फैसले से। जिनको कि राज नारायण यही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, यही गंगापुर के रहने वाले थे, जो कि लोहिया जी के चेला थे। राम मनोहर लोहिया के बेसिकली वो शिष्य थे, और उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ा सन 71 का, और बहुत बुरी तरह से हार गए। लेकिन उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया,
और चैलेंज करने को, जिसे कहते हैं पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के अंतर्गत ही राज्यों के विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबके चुनाव की प्रक्रिया क्या है, ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 में सब डिटेल में दिया हुआ, और उसमें भ्रष्टाचार को भी डिफाइन किया हुआ। और इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन एजेंट थे, एक आईएएस ऑफिसर, यशपाल कपूर नाम था उनका, कपूर नहीं था, यशपाल नाम था। वो यशपाल जो है वो इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट हुए, और उस समय जो है वो आईएएस से नौकरी से इस्तीफा दिए। राष्ट्रपति से इस्तीफा स्वीकार करने में करीब 20 दिन का समय लग गया, और इस 20 दिन के समय के दौर में वह इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट हो गए। अर्थात 20 दिन तक वो सरकारी कर्मचारी थे और इंदिरा गांधी के इलेक्शन एजेंट थे। तो ये अपने आप में करप्शन कॉन्स्टिट्यूट किया। जगमोहन लाल सिन्हा ने अपने फैसले में इसको करप्शन बोला और कहा कि ये करप्शन है, और भी कुछ खर्चे वगैरह को लेकर के सरकार ने कैसे जो जैसे कहीं पर मंच वगैरह लगाया गया, तो उन सब का भी रिकॉर्ड इनके वकील ने वहां प्रस्तुत किया था। और वकील जो प्रस्तुत किए थे, जो वकील जो जिनका नाम था शांति भूषण था, उन वकील साहब का नाम, जिनके लड़के प्रशांत भूषण इसमें सर्वोच्च न्यायालय में वकील हैं। शांति भूषण भी अभी जीवित हैं। जो 77 वाला जो मंत्रिमंडल बना था आपके मोरारजी देसाई का, उसमें वो कानून मंत्री भी बनाए गए थे, शांति भूषण। तो शांति भूषण ने बहस किया, और इसमें बहुत डिटेल में कहानी है, बहुत सी कहानी मैं आपको छोड़ दे रहा हूं, नहीं बता रहा हूं कि कैसे इंदिरा गांधी को लोगों ने आश्वस्त किया कि आप चुनाव जीतने, आप ये जीत जाएंगी, जगमोहन लाल सिन्हा के यहाँ जो मुकदमा चल रहा है वो जीत जाएंगी। लेकिन वो जब फैसला 12 जून को आता है, तो उसमें इंदिरा गांधी को सूचना दी जाती है कि आप इलेक्शन तो हार गई। आप इलेक्शन कह रहे हैं कि आपके इलेक्शन को नल एंड वायर्ड डिक्लेयर किया गया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। और ऐसे में एक बड़ी भारी फ्लूइड सिचुएशन हुई। ये हुआ कि अब ये इस्तीफा दे दें। तो सबसे सीनियर मोस्ट उसमें जगजीवन राम थे, तो युवा जगजीवन राम को पद दे दिया जाए। किसको पद दे करके हटे? तो उनका बेटा जो था, खास ये जो संजय गांधी था, उसने कहा कि माँ इस्तीफा न दो, इस्तीफा दोगी बहुत दिक्कत आ जाएगी, कहीं भी जाओगी कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा, कोई सुनेगा नहीं। ये सब तमाम बहुत से लोगों ने जो इंडिविजुअल लेवल पर जो तमाम कथाएं और अपने मेमोइर्स लिखे हैं, उनसे आपको पता चलेगा। और इंदिरा गांधी जो कि एक खास ढंग से हम कह सकते हैं कि इंदिरा में बड़े भारी भारी आदर्श भी उनके मन में थे। जब जवाहरलाल की बेटी थी और आपके गांधी जी से उनका संपर्क था, तो एक डेमोक्रेट होने का भी भाव था कि नहीं, ये तो हमको इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने, और सिद्धार्थ शंकर रे जो थे, जो बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी थे और सर्वोच्च न्यायालय के एडवोकेट थे, सिद्धार्थ शंकर रे ने भी इस पर बहुत बड़ा उनको जोर दिया कि नहीं, आप इस्तीफा ना दीजिए मैडम। और इस्तीफा न देने के वातावरण में जयप्रकाश नारायण ने उसमें कुछ 2-3 बातें कही, जिसको इंदिरा गांधी ने बड़े बारीकी से यूज किया। जयप्रकाश नारायण ने कहा कि अगर ये सरकार इस्तीफा नहीं देती है, तो मैं सेना को कह रहा हूं कि सेना बगावत कर जाए। भारत के इतिहास में पहली बार कोई एक ऐसा व्यक्ति जो है नारा देता है कि सेना बगावत करे। और दूसरी बात जयप्रकाश नारायण ने उस समय कहा कि समानांतर सरकारें बनाई जाएंगी। इंदिरा की सरकार, मतलब जयप्रकाश का अंदर से कितना क्रोध रहा होगा इंदिरा के प्रति, ये अभी आप जरा ऑब्जर्व करिए। समानांतर सरकारें बनेंगी। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि चल करके हम लोग जो इंदिरा गांधी का निवास स्थान है, वो निवास स्थान पर पहुंच करके इंदिरा गांधी को उस निवास स्थान से उनका, अगर भोजपुरी में शब्द का प्रयोग किया जाए तो गट्टा पकड़ करके, माने हाथ पकड़ करके प्राइम मिनिस्टर निवास से उनको बाहर खींच लिया जाएगा। इस प्रकार का वातावरण बड़ा। पूरे देश से दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए, और ये हुआ कि 24 जून बटा 25 जून को उनके घर पर पहुंच करके, प्रधानमंत्री के निवास पर पहुंच करके उनको निवास से जबरदस्ती खींच के बाहर ले आया जाएगा।
ऐसे पूरे के पूरे वातावरण में अगर आप 12 जून 1975 से लेकर के और 24 जून 1975 के घटनाक्रम पर डिटेल अगर आप ध्यान देंगे तो उस समय पूरे देश में एक बड़ा ही ऐसा वातावरण बना था जैसे देश में क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा। एक विप्लव का, एक फ्लूइड, एक अस्थिरता का वातावरण बना था। और इंदिरा गांधी भी अपने को, आज इतिहास में इतने दिनों बाद बैठ करके हम ये बात कर सकते हैं कि इंदिरा गांधी भी अपने को ऐसा शो की जैसे बड़ा डर रही है इन लोगों से। ये जो वातावरण बन रहा है उससे बड़ी डर पैदा हो गई इंदिरा गांधी ने बड़ी बैरिकेटिंग किया, अपने घर के आगे बैरिकेटिंग किया और दिल्ली में बहुत सी बैरिकेटिंग करके कि हमारे घर पर लोग ना पहुंचने पाए। और ये हुआ कि भाई ये लोग पहुंचेंगे, 25 तारीख को पहुंचेंगे या 26 को पहुंचेंगे, 24, 25, 26 ये डेट है। तो 25 तारीख ये हुआ कि 25 तारीख की जो रात 8 बजे वो इंदिरा गांधी ने ऑल इंडिया रेडियो से एक भाषण दिया, जो मुझे आज भी याद, मैं भी सुना था उस भाषण। उसमें इंदिरा गांधी ने बड़ा लंबा भाषण दिया और बोला कि ये जयप्रकाश आंदोलन पर उन्होंने बहुत कस करके प्रहार किया कि बताइए अगर हम एक सरकार हैं तो क्या हमारे देश में कोई आर्मी को, सेना को बगावत करने के लिए बोलेगा तो क्या हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या कोई समानांतर सरकार की बात कहेगा तो हम इसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और फिर कहा कि जो जगमोहन लाल सिन्हा का फैसला है, यह फैसला तो सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया है, ये कोई फाइनल फैसला तो है नहीं। फिर उसमें इंदिरा गांधी ने एक महत्वपूर्ण बात कहा जो ध्यान देने योग्य बात है। उसने कहा कि जो लोग पूरे विश्व में सरकारों को पलटने का काम करते हैं, जो अभी हाल में चिली के एलेंडे की सरकार को जो पलटे हैं, एग्जैक्ट यही सब में भाव यही था, वही लोग जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के पीछे हैं। और इस बात का एकदम साफ मतलब था कि उन्होंने अमेरिका के ऊपर अटैक किया। कहा कि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन अमेरिका द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। और इस बात को बहुत से लोग महसूस भी कर सकते थे क्योंकि इंदिरा गांधी और सोवियत यूनियन के बीच में 25 वर्ष की संधि हुई थी जिसमें मुजीबुर रहमान भी शामिल थे। मुजीबुर रहमान कूडीटा में मारे गए, कूडीटा सैनिक क्रांति में मारे गए। और इंदिरा गांधी भी एक खास किस्म से CIA के टारगेट पर थी। कोल्ड वॉर का वो पीरियड था, सोवियत यूनियन और रूस के बीच का एक संघर्ष का वातावरण था। तो इंदिरा ने इसको कहा, इसके बड़े टेकर्स मिले, बहुत से लोग भारत में लोग कहे। मुझे याद है उसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत से प्रोफेसर लोग थे, अब तो नहीं, सब स्वर्ग चले गए, बहुत कम ही लोग बचे होंगे। वो लोग बड़ी भारी कॉन्फ्रेंस किए आर्ट्स कॉलेज ऑडिटोरियम में, और मैं भी विद्यार्थी था, मैं सुना उसमें। आज भी मुझे याद है कि बड़े बड़े प्रोफेसरान ने प्रस्ताव पारित किया और जयप्रकाश नारायण को फांसीवादी कहा कि ये फासिस्ट है क्योंकि ये सरकार को, सेना के द्वारा बगावत करके सरकार को हटाने की बात करते हैं। तो इंदिरा ने जब इमरजेंसी लागू किया सन 75 के 25 जून को, ये सब बातें कह करके, तो इंदिरा को बड़े पत्र आए, बड़े उनकी चिट्ठियां आई उनके दोस्तों के विदेश से कि इंदिरा तुमसे अपेक्षा नहीं थी कि तुम डिक्टेटरशिप अपने देश में इस तरह से लाओगी। और अनुच्छेद 352 है संविधान का, आर्टिकल 352 के तहत ये इमरजेंसी लगाई गई, जो इंटरनल डिस्टरबेंस को, 3 प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती है, 352, 356 और 360। ये तीनों आर्टिकल्स जो है इमरजेंसी के हैं। और ऑलरेडी बांग्लादेश के युद्ध को लेकर के, एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल लड़ाई को लेकर के भारत में इमरजेंसी लगी हुई थी। इंदिरा ने दोबारा इमरजेंसी 352 की लगाया। और इस दौर में इंदिरा को बहुत से पत्र आए, जो बाद के तमाम इतिहासकारों ने इस पर चर्चा किया। इंदिरा को लिखा कि तुमने क्या कर दिया। और इंदिरा एक अपराध बोध से भी ग्रस्त थी। उस अपराध बोध से ग्रस्त होने से दूर करने के लिए, जैसे कोई आदमी से पाप हो जाए, अब पाप होने में, उससे दूर करने में सही करेगा कि गलत करेगा, ये तो देखने की बात है। उसमें इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया, जिसमें 5 सूत्री कार्यक्रम जो वो ये अपना उनका बेटा संजय गांधी लागू किया, उसको पढ़िएगा आप लोग। कैसे जो है उसने कहा कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, कम बोलो बातें कम, काम ज्यादा, एकदम वो भी फासिस्ट तरीके से भी बातें बोलता था संजय गांधी।
और फिर इंदिरा गांधी ने संविधान का, जैसे कोई कहे कि भारत के संविधान को हाथ में पकड़ करके चीथ करके फेंक दे, भारत के संविधान को इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया। और मुझे आज भी याद है कि इंदिरा गांधी उस समय बोली क्या थी। तमाम अखबारों ने उसमें सब सेंसर लगा हुआ था अखबारों में, लेकिन इंदिरा की बात छपती थी। इंदिरा कितने तानाशाह की तरफ बोली थी, अब मुझे याद भी है, मैं पढ़ा भी हूं और आप लोग भी पढ़िएगा। इंदिरा ने कहा कि जब भी पार्लियामेंट संविधान को बदलती है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाती है। जैसे कि 370 और 335A बदला तो पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गई। अमित शाह जी ने जो 5 अगस्त 1917 को जो संवैधानिक परिवर्तन, बड़े अभूतपूर्व परिवर्तन किए, इंदिरा ने भी कुछ इसी अंदाज में, अब उनसे तुलना तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन एक बड़े ही दबंगई से कहा कि नहीं, भारत के संविधान को बदला जाएगा। और उसी में आपको पता होगा कि संविधान की प्रस्तावना में किस तरह से जो सोशलिज्म का शब्द आता है और सेक्युलर शब्द आता है, और प्रस्तावना में एक पहले यूनिटी ही शब्द था, उसमें इंटीग्रिटी शब्द आता है। तो इस तरह से भारत के, और फिर कार्यकाल बदले जाते हैं, खासतौर से लोकसभा के कार्यकाल 6 साल कर देती इंदिरा गांधी, जो बाद के संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से जनता पार्टी के समय में 43वां और 44वां संविधान संशोधन होता है, उससे फिर से पुरानी स्थितियां बरकरार होती है। और ऐसे ही परिप्रेक्ष्य में फखरुद्दीन अली अहमद उस समय राष्ट्रपति हुआ करते हैं। इंदिरा गांधी भारत में इमरजेंसी लगाने के लिए अकेले फखरुद्दीन अली अहमद को चिट्ठी लिखी थी। आज अगर कोई भारतवर्ष में कोई भी निर्णय लेना होगा, राष्ट्रपति से कहना होगा, उसी समय से प्रेसिडेंस बना हुआ है कि राष्ट्रपति कोई निर्णय तब तक नहीं मानेगा जब तक पूरी कैबिनेट लिख करके ना दे। प्राइम मिनिस्टर फिर कैबिनेट लिख के देगा तब राष्ट्रपति मानेगा, और राष्ट्रपति चाहे तो उसे लौटा सकता है, पुनः विचार करिए आप। लेकिन इंदिरा गांधी अकेले देश पर इमरजेंसी लागू की, और फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से, फखरुद्दीन अली अहमद के भी व्यक्तिगत रूप से तमाम किताबें उनके ऊपर भी हैं, वो किस तरह से दुखी थे कि कैसे किस तरह से हमारे साथ व्यवहार हो रहा है। और जैसा डॉक्टर सत्यपाल ने कहा कि इसी दौर में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे, उनके वरिष्ठता क्रम को डिस्टर्ब करते हुए, और किस तरह से, मैं क्लास में हूं, 4 बजे के बाद क्लास में बात करूंगा, क्लास खत्म हो जाता है 4 बजे। तो किस तरह से ये एक जजेस को, सर्वोच्च न्यायालय के जजेस के पदानुक्रम को, श्रेष्ठता को बदल करके जस्टिस रे वो आते हैं, और किस तरह से इंदिरा गांधी जगमोहन लाल सिन्हा के जो फैसला होता है उसको वो टर्न डाउन करा देती, नल एंड वाइड कराती है। मतलब जैसे कोई न्यायपालिका को एकदम अपने जेब में रख ले। अब हम आज समानांतर तुलना करेंगे तो लोग कहेंगे कि मैं पॉलिटिकल बयान दे रहा हूं, लेकिन अभी हाल में ही देखिए ना आप किस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के जज को कैसे राज्यसभा का पद उनको मिलता है, किस तरह से बहुत से निर्णय वो लेते हैं, किस तरह से एक लड़की ने, एक महिला ने उन पर आरोप लगाया, आप हमारे साथ दुर्व्यवहार किए हैं। पर इन सब पर मैं डिटेल नहीं बोलूंगा, जिस पर आप लोग सब लोग जानते हैं कि भारत के ये जो जयप्रकाश आंदोलन है, मुख्य रूप से जयप्रकाश आंदोलन पर कहेंगे कि ये भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में एक बहुत बड़ी हमारी विरासत के रूप में, हमारी एक धरोहर के रूप में देख सकते हैं कि भारत में पहली बार केंद्र सरकार में एक ऐसी सरकार कायम होती है जो गैर कांग्रेसी सरकार कायम होती है। और ये गैर कांग्रेसी सरकार भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करना, ये बात ठीक है कि वो गैर कांग्रेसी सरकार जैसे बहुत से ऐसे लोगों के द्वारा मिलकर के बनी थी जिनको कोलिशन गवर्नमेंट चलाने का उतना शऊर नहीं था। जैसे अभी की सरकार कोलिशन गवर्नमेंट चलाती है, मनमोहन सिंह की सरकार जो है 10 साल कोलिशन गवर्नमेंट चलाई, जिनका प्रोग्रेसिव अलायंस जिनकी है उनका एनडीए है। लेकिन 77 से 80 के दौर का जो ये है, वो जयप्रकाश का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि वो एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करा देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस समय मोरारजी देसाई उम्र में बड़े थे, चौधरी चरण सिंह उम्र में छोटे थे,
लेकिन चौधरी चरण सिंह के मेंबर पार्लियामेंट मुरारजी की तुलना में अधिक थे। होता नहीं, जब कोई चुनाव होता है तो ये पार्लियामेंटेरियंस किसकी तरफ अधिक है। अब चौधरी चरण सिंह को शुरू से ही लोग कह रहे आप होम मिनिस्टर हैं तो क्या है, मतलब आपके पास तो अधिक मेंबर पार्लियामेंट है, आपको प्रधानमंत्री होना चाहिए। और जगजीवन राम जी प्रधानमंत्री तो थे ही दोनों समय में। और जब जगजीवन राम जी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक पार्टी बना करके आए थे जिसमें हेमवती नंदन बहुगुणा भी उनके साथ थे, CFD उनकी पार्टी। तो ये एक नहीं चल पाया जयप्रकाश, लेकिन ये जो प्रयोग हुआ ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग था। और कैसे मुरारजी देसाई का मुझे याद है कि जयप्रकाश नारायण ने से मुरारजी बड़े थे उम्र में, मुरारजी ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री तो आप बना रहे हैं, लेकिन मैं अगर गलती करूंगा तो मेरा कान पकड़िएगा। उस समय ऐसे कान अपना पकड़ करके जयप्रकाश ये इन्होंने मुरारजी ने कहा। और मुरारजी की जो आदत थी वो ये थी कि वो रात में 8 बजे के बाद उनसे कोई नहीं बात कर सकता था। 8 बजे वो सो जाते थे। अब देश का कोई प्रधानमंत्री, देश चलाना हो, कोई बात करनी हो, उनके भाई, अगर मुझे सही आ रहा है तो नाम कांति भाई देसाई उनके लड़के थे, वही चला रहे थे। और आप लोग को तो इतना अनुमान नहीं भी होगा, लेकिन आप अनुमान करिए कि केंद्र सरकार में अगर आप प्रधानमंत्री के पद पर बैठे तो आप कल्पना करिए तो नहीं तो मैं ही बता रहा हूं, करोड़ों करोड़ रुपया जो है लोग भ्रष्टाचार में कमा लेते हैं। कांति भाई पर भी आरोप लगा पैसा कमाने का। ये तो जयप्रकाश, ये मुरारजी भाई का तमाम प्रयोग आप लोग किताबों में पढ़ लीजिएगा, उतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से वो कैसे प्रयोगवादी थे, उस दौर में कैसे कैसे प्रयोग किए जा रहे थे, किस तरह से ये मुरारजी देसाई ने इतनी ताकतवर भी थे। 81-82 साल की उम्र में 2 जहाजों के बीच में समुद्र में, और जो रस्सा है वो पकड़ करके एक जहाज से दूसरे जहाज पर चले गए थे। बड़े ताकतवर कद्दावर थे। और उसी समय यूनाइटेड नेशंस वगैरह में गए थे तो उनका उस समय का व्याख्यान भी बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कठोपनिषद वगैरह लेकर के बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया था, अपने धर्म परंपरा को कैसे जो है व्यक्ति को अपने इंद्रियों का कैसे कंट्रोल करना चाहिए। तो ये सब बातें वो रखे। लेकिन जो एक जब जो ये अपने चौधरी चरण सिंह थे उनको चढ़ाने वाले लोग थे, अरे चौधरी साहब आपको इंदिरा गांधी ने जेल भेजा है तो आप भी उनको जेल भेजिए। और चौधरी चरण सिंह साहब ने इंदिरा गांधी को लिटरली जेल में भेज दिया। और इंदिरा गांधी जेल में जाते ही इंदिरा गांधी बड़ी हाईलाइट हुई। उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी, उसका नाम भोला पांडे था, और एक विद्यार्थी फैजाबाद का एक लड़का था, लड़का क्या वो थोड़ा बड़े थे, वो भी एक पांडे ही था। इन लोगों ने हवाई जहाज का हाईजैक किया और राम नरेश यादव उस उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, इसी बाबतपुर एयरपोर्ट पर बनारस के वो हवाई जहाज आया और वो हवाई जहाज हाईजैक किया उसने एक गेंद, क्रिकेट की गेंद दिखा करके। तो जब और फिर कहा कि नहीं इंदिरा गांधी को फ्री किया जाए। बाद में उसने सरेंडर भी किया, बाद में MLA भी हुआ आपके बैरिया बलिया से। तो एक वातावरण ऐसा बना देश में जयप्रकाश आंदोलन के गर्व से कि एक नया नेतृत्व पैदा हुआ। अगर जयप्रकाश नारायण का आंदोलन एक यज्ञ था, जैसे एक लोग कहते हैं यज्ञ से, अग्निकुंड से द्रौपदी पैदा हुई अग्नि से, तो जयप्रकाश नारायण के उस यज्ञ से लालू यादव पैदा हुए, उस यज्ञ से नीतीश पैदा हुए, रामविलास पासवान, उस यज्ञ से ऐसे ऐसे महारथी पैदा हुए जिन्होंने देश की राजनीति को अपने ढंग से स्वरूप दिया। वो सबसे आप परिचित हैं। और फिर ये बात हम अपनी यहीं पर संक्षेप में कहना चाहेंगे बस शॉर्ट में कि कैसे जयप्रकाश आंदोलन की जो एक नियति है, जो एक उसका जो एक संदेश होना चाहिए था, उस संदेश के साथ थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। जिस तरह से आप जानते हैं कि ये राज नारायण ने जाकर के संजय गांधी से मिल करके भांजे भांजे कहा, भांजे कहा, भांजे, उन्होंने कहा हाँ मामा बताइए। अरे भांजे मेरी मदद करो, वो मेरे जो है राम है, मैं उनका हनुमान हूं, चरण सिंह मेरे राम हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाओ। तो गांधी, संजय गांधी ने कहा ठीक है बन जाएंगे।
लिख करके राष्ट्रपति को दे दिया कि हम समर्थन कर रहे हैं। और उस समर्थन में चरण सिंह साहब जो है प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने कहा कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो गई। बाई चांस मैं चौधरी चरण सिंह साहब से मिला 1984 में। बहुत सरल सज्जन व्यक्ति थे। एक्स प्राइम मिनिस्टर निवास में मैं गया था मिलने। जमीन पर बैठ के दाढ़ी बना रहे थे और हमको भी कहे बैठिए, यहीं बैठिए ना पंडित जी। तो बैठे, फिर कहे चाय आ रही, चाय पीजिए। उस जमाने में बड़े लोगों से मिलना थोड़ा आसान था, आजकल तो थोड़ा मुश्किल है। सरल व्यक्ति थे और उस सरलता में उन्होंने कहा कि मैं तो बंबई से दक्षिण में गया ही नहीं हूं और प्रधानमंत्री मैं हो गया। और फिर उन्होंने कहा गया कि भाई अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करिए पार्लियामेंट में, लोकसभा में। तब तक जो है ये आपका संजय गांधी और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि अब इनसे सपोर्ट वापस लेते हैं। कैसा खराब सा वातावरण था उस समय का। फिर इनको चरण सिंह साहब को रिकमेंड करना पड़ा, इलेक्शन का रिकमेंडेशन करना पड़ा। और ये बाई इलेक्शन, ये सरकार पूरी की पूरी 77 के चुनाव की सरकार 89 के चुनाव हुए और जनवरी 1980 तक आते आते इंदिरा गांधी पुनः पावर में आती है। तो ये जयप्रकाश नारायण का जो ये आंदोलन है, ये एक बहुत ही भारत के लिए और भारत की जनता के लिए, हमारे देश के धरोहर के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण, लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा आंदोलन है। भले उसके रास्ते थोड़ा टेढ़े मेढ़े थे। जयप्रकाश नारायण को कहना पड़ा कि समानांतर सरकार बनाएंगे, मिलिट्री को बगावत करने के लिए कहा, लेकिन एक केंद्र में जो कांग्रेस पार्टी की मोनोपोली थी उसको तोड़ दिया और एक मेच्योर लोकतंत्र शुरू किया। जो मेच्योर लोकतंत्र में आगे चल करके फिर विश्वनाथ प्रताप चंद्रशेखर, फिर देवगौड़ा आगे चल करके, और आपके इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सब तमाम लोग होते हैं जो कि गैर कांग्रेसी होते हैं। तो इस तरह से देश के एक डेमोक्रेसी के मेच्योरिटी में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को याद किया जा सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का व्याख्यान यही समाप्त कर रहा हूं। कोई प्रश्न पूछना होगा, कोई बात होगा तो आप पूछिए। स्वागत सर को बहुत बहुत धन्यवाद सारे विद्यार्थियों की तरफ से। जी जी। और सर हम लोग फिर मिलते हैं कल सर। अच्छा, ठीक बात। जी जी, बहुत बहुत ठीक है, चरण स्पर्श सर, चरण स्पर्श।